हेलो डोज़मेट्स, आप सबका स्वागत है मेमोरी डोज पर। यहाँ हम फार्मेसी के हर टॉपिक को तोड़कर एकदम सिंपल डोज में समझते हैं, बिल्कुल आपके साथ बैठकर पढ़ने जैसा। चलो तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे फार्मेसी के इंडिया में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डी फार्म। डी फार्म क्या है? डिप्लोमा कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है एंड इट इंक्लूड्स 500 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी। और इसके लिए हमें क्या करना होता है? 2 साल तो हमारा डिप्लोमा कोर्स हो गया प्लस 500 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी। देन नेक्स्ट कोर्स आ जाता है हमारा एम फार्म। ये 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। सेकेंड ईयर फोकसेस ऑन रिसर्च इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि हमें ना एक अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लेना होता है। तो सेकेंड ईयर में उसी सब्जेक्ट पर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। बट सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो भी स्पेशलाइजेशन ली है आपने, लाइक मैंने फार्मास्यूटिक्स से किया है तो मेरा फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड ही ड्रग डोजेज फॉर्मुलेशन पे ही कोई रिसर्च वर्क होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बेस्ड ऑन मार्क्स इन बी फार्म और एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज जीपेट और बोथ। एलिजिबिलिटी क्या है कि ये मेरिट पर बेस्ड होता है कि आपके बी फार्म में एटलीस्ट 60% और उससे जितने भी अच्छे मार्क्स होंगे और एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा जीपेट आपने, या फिर दोनों ही क्वालिफाई करे होंगे, जीपेट भी और मेरिट भी आपकी अच्छी है, तो उस बेसिस पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपने जीपेट स्कोर अच्छा है आपका, जितना अच्छा आपका देन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोर्स जो कि हायर क्वालिफिकेशन होती है, दैट इज पीएचडी इन फार्मेसी। ये एक डॉक्टरल प्रोग्राम है फार्मेसी में और ये फोकस करता है हाई लेवल एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। और एम फार्म ग्रेजुएट्स कैन डू अ पीएचडी विद 3 more years ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। ये एम फार्म के बाद ही होता है, एम फार्म ग्रेजुएट कर सकते हैं पीएचडी। कितने सालों का होता है पीएचडी? 3 सालों का, 3 और मोर ईयर्स का, मिनिमम 3 इयर्स। बाकी आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है, जितनी लंबी आपकी रिसर्च होगी, मैक्सिमम 7 ईयर्स, 3 to 7 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। देन आता है नेक्स्ट कोर्स फार्म डी, जो हमारा कब आया था? 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2008 में। ये एक प्रोफेशनल डिग्री इन फार्मेसी है। ड्यूरेशन इज 6 ईयर्स। इसमें क्या होता है? 5 साल का आपका स्टडी टाइम होता है और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। इट टीचेस एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिकल मोनोग्राफ। इसमें हमारा ड्रग के केमिकल मोनोग्राफ्स भी पढ़े जाते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री। बी फार्म ग्रेजुएट्स कैन ज्वाइन डायरेक्टली इन 4th ईयर ऑफ फार्म डी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो हिस्ट्री में कैसे कैसे डेवलप हुआ इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। ये मैंने ईयरली अरेंज किया है और इसे हम बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस करके कंसिडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 1811। 1811 में क्या हुआ था? हमारी फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी इंडिया में विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कहाँ ओपन हुई थी? कोलकाता में स्कॉच एम बाथगेट ने ओपन की थी। तो हमारी फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी इंडिया में इन 1811 बाय स्कॉच एम बाथगेट with East India Company. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, 1899 में हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था, जो अभी भी वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देन इन 1901 फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी
Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works set up in Calcutta by Acharya P.C. Roy. तो आचार्य पीसी राय जी ने क्या किया था? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स स्टार्टअप की थी। कहाँ? कैलकाटा में। और ये अभी भी वन ऑफ द इंडियाज 5 गवर्नमेंट ओन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, जो 5 गवर्नमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से वन ऑफ द कौन सी है? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। फिर देख लेते 4th पॉइंट। इन 1903 में क्या हुआ? प्रोफेसर त्रिभुवन दास कल्याण दास गाजर स्टार्टेड अ स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल। पैरल में प्रोफेसर टी के गाजर ने क्या स्टार्ट की? एक छोटी सी फैक्ट्री। फिर क्या हुआ कि 1907 में एलेम्बिक केमिकल्स लिमिटेड एट वडोदरा गुजरात वॉज एस्टेब्लिश बाय प्रोफेसर टी के गाजर। फिर पहले तो इन्होंने पैरल में एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? वडोदरा में गुजरात में ही क्या किया? एक एलेम्बिक केमिकल लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टैब्लिश की। फिर 1940 में द इंडिजीनियस इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग 1940 एंड 1950 वॉज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द न्यू मेडिसिन मार्केटेड बाय MNCs। 1940 में क्या हुआ? जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ थी, वो 1940 से लेकर 1950 तक क्या हुआ? लार्जली अनअफेक्टेड हो गई। वो उन्हें जो बाहर से हमारा इम्पोर्ट हो रहा था ड्रग्स एंड न्यू मेडिसिन्स, वो उनसे अनअफेक्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मतलब बढ़ता चला गया और हमारा इंपोर्ट कम हो गया। क्योंकि 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी आया था, जिसे उस टाइम हम ड्रग्स एक्ट बोलते थे। तो उसमें क्या हुआ था? हम इंपोर्ट जब कराते थे दवाओं को, तो पूरी टेस्टिंग के साथ कराते थे। हमारे लॉ बन गया था कि हम ऐसे ही बिना किसी टेस्टिंग के ड्रग्स बाहर से, अंग्रेज़ों से, बाहर से, विदेशों से इंपोर्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जो भी वहाँ ड्रग्स नहीं चलते थे, चाहे उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी हो, इधर सेंड कर देते थे। तो हमारी कंट्री वालों ने क्या किया कि एक लॉ बना दिया कि जिनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट कम होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, वही ड्रग्स हमारे इंडिया में इंपोर्ट होंगे, अदरवाइज़ हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के थ्रू वो टेस्टिंग करके ही हमारे ड्रग्स इंडिया में आने लगे। इसीलिए स्वदेशी कंपनियों का चल गया और जो हमारी MNCs थी उनसे अनअफेक्ट हुई, उनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा हमारी कंपनीज़ पर। फिर अब देख लेते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था? 1950 में IDPL एंड HAL वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक मेडिसिन यूजिंग बोथ इंडियन एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। फिर 1950 में क्या हुआ? जब हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने IDPL और HAL 2 गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट करी, जो क्या करती थी? बोथ इंडियन और फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके दवाई बनाती थी। ठीक है, फिर 8th पॉइंट देख लेते हैं। 1978 में नेशनल ड्रग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, जिसने क्या किया? जो दवाएं बन रही थी उनका प्राइस कंट्रोल किया, जिससे कि नई नई दवाएं मार्केट में एंटर होने लगी। अब देख लेते हैं 9th पॉइंट। In 1980, Indian pharma industry increased exports and become important in the world market. 1980 में क्या हुआ? अभी तक तो क्या था? जो स्वदेशी कंपनियां थी, हमारा जो खपत थी वो हिंदुस्तान में बढ़ गई और बाहर की MNCs की कम हो गई। लेकिन 1980 में क्या हुआ? हम एक्सपोर्टर भी बन गए, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो गया और हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए वर्ल्ड मार्केट का। फिर इन 1991, India adopted globalization, liberalization and privatization affecting almost all sectors. फिर 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया और चारों तरफ अपना जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था, हमारी सप्लाई थी, वो इंक्रीज कर दी। 11th, in 1995, India became a member of the World Trade Organization.
और 1995 तक इंडिया क्या बन गया, मेंबर बन गया WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2005 में क्या हुआ, पेटेंट एक्ट आया। 2005 पेटेंट एक्ट 2005 स्टार्टेड एंड गिविंग प्रोडक्ट्स पेटेंट फॉर 20 ईयर्स इन इंडिया। जो हमारे ड्रग्स बनते थे फिर उसके लिए पेटेंसी दे दी जाने लगी, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। तो 2005 में पेटेंट एक्ट आया जिसमें क्या था, अगर आपने कोई अपनी फॉर्मुलेशन इन्वेंट की है, मान लीजिए मैंने ना एक फॉर्मुलेशन बनाई, क्लिनिकल ट्रायल पास कर लिए, सब कुछ मैंने अपना पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद ना मैंने उसे पेटेंट करा दी, तो मुझे पेटेंट मिलेगा 20 ईयर्स का। और 20 ईयर्स का पेटेंट मिलने के बाद जो मेरा फॉर्मूला है उसे और कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ मेरे नाम से ही बनेगा। या फिर मैं अगर किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं मतलब अपना फॉर्मूला सेल कर सकती हूँ, बट वो मेरा ही रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इन 13th पॉइंट देख लेते हैं। 2020 में क्या हुआ, इन 1998 2020 के अराउंड की बात कर रहे हैं कि 1998 में डोमेस्टिक कंपनी ना इंक्रीज़ हुई थी, 68% मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया था डोमेस्टिक, जो हमारी स्वदेशी कंपनियां थी। फिर 2003 में उन्होंने 70% पहुंच गया हमारा मार्केट शेयर। फिर 2020 में 85% शेयर हमारा है मार्केट में, और बाकी का 15% अदर MNCs का। फिर फार्मा इंडस्ट्री ग्रू फ्रॉम 1237 करोड़ रुपीज़ इन 1980 टू 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2020। तो 1980 में क्या था, हमारा जो दवाइयों का बिजनेस था, फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस था, 1237 करोड़ रुपए था, और 2020 में वो 1,60,000 करोड़ से भी आगे पहुंच गया। और इंडिया प्रोड्यूस्ड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर एड्स एंड कोविड-19। ये सबको पता है कि कोवैक्सीन है ना, जो बनी थी कोविड की, जो वैक्सीन बनी थी वो इंडिया ने ही प्रोड्यूस की थी विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, क्या है कि ये इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग, एवेलुएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेडिकल ऑर्डर्स। यानी कि ये इंटरप्रेट करता है, इवेलुएट करता है और इम्प्लीमेंट करता है मेडिकल ऑर्डर्स। मेडिकल ऑर्डर्स किसे बोला गया है, प्रिस्क्रिप्शन को, कि ये प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, फिर उसे इवेलुएट करता है कि हमें कौन कौन सी दवाएं देनी है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करता है, फिर पेशेंट्स को एग्री करता है कि ये दवाएं आपको इस टाइम खानी है। इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसे फॉलो कराना, पेशेंट काउंसलिंग करके। फिर डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शंस टू पेशेंट, इन नॉर्मल लैंग्वेज क्या है कि वो पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कराता है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग अबाउट मेडिसिन, जो मेडिसिन वो दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग, वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट काउंसलिंग करता है कि ये दवा आपको सुबह में खानी है, ये दोपहर में खानी है, विद मिल्क लेनी है और विदाउट मिल्क लेनी है, विद वाटर लेनी है। तो वो सब काउंसलिंग कौन करता है, फार्मेसी प्रैक्टिशनर। कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ड्रग्स डिवाइसेस इन हॉस्पिटल्स। कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ड्रग्स हॉस्पिटल्स में क्या करता है, कंपाउंड भी करता है और लेबल भी करता है। कंपाउंड मीन्स जब 1, 2, 3 को जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उन्हें मिलाकर वो एक फॉर्मुलेशन तैयार करके जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिवाइसेस, सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या करते हैं, फार्मेसी फील्ड का क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिवाइसेस। प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड डिवाइसेस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्या काम है कि जो मेडिसिन एंड डिवाइसेस बन रहे हैं उनका प्रॉपर और सेफ स्टोरेज हो, जिससे कि वो ख़राब ना हो। मेंटेनिंग करेक्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर मान लो हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं शेड्यूल H ड्रग्स भी दे रहे हैं, उसमें OTC भी ड्रग्स भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारी ड्रग्स दे रहे हैं, तो हमारा क्या है, जो हमारी क्राइटेरिया में आती हैं कि जिनका हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स रखना है, लाइक नारकोटिक्स, तो उसका रजिस्टर अलग से मेंटेन किया जाएगा।
पेशेंट की डिटेल्स लिखी जाएगी, कब आपने दिया मेडिसिन, कब नहीं दिया, वो सब आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितनी आप सेल कर रहे हो, सारी डिटेल्स मेंटेन करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है कि इंडिया में ड्रग्स फार्मेसी प्रैक्टिस कब स्टार्ट हुई? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। अब स्टेजेस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एरा, यानी कि कब ट्रेडिशनल एरा आया, कब साइंटिफिक एरा आया, फिर क्लिनिकल आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, फार्मास्यूटिकल केयर एरा। तो ट्रेडिशनल से लेके कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली फार्मेसी ट्रेडिशनल एरा से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि क्या जो हमारे वैद्य होते थे या छोटे मोटे डॉक्टर्स होते थे वो जड़ी बूटियाँ और उसके एक्सपेरिमेंट्स कर करके दवाओं को बनाते थे और देते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ट्रेडिशनल एरा। ये क्या था? अर्ली 19th सेंचुरी में ये ट्रेडिशनल एरा स्टार्ट हुआ था, 19वीं सदी में। तो क्या था? फार्मासिस्ट मेड एंड गेव मेडिसिन। इसमें सिंपल था कि फार्मासिस्ट बनाते हैं और देते हैं मेडिसिन। फिर दे प्रिपेयर ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उस टाइम में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल सोर्स से ही ड्रग्स बनाए जाते थे। दे क्लासिफाइड ड्रग्स सिस्टमैटिकली फॉर ट्रीटिंग डिजीज़, और उन्होंने कैसे क्लासीफाई करा था ड्रग्स को? सिस्टमैटिकली करा था कि अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, यानी कि जिस बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं कोई ड्रग, उसे अलग क्लासीफाई कर दिया। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ। फिर देख लेते हैं हमारा सेकंड, साइंटिफिक एरा। साइंटिफिक एरा क्या था? जो हमारा आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था, नियर अबाउट 1939 टू 1945 हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर। तो 1945 के बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ था? साइंटिफिक एरा। तो इसमें क्या था? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कब स्टार्ट हो गई थी? 1945 के अराउंड। कितनी सारी IDPL और HAL ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गई थी ना, तो ये हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। फिर क्या हुआ था? ड्रग्स बिगिन टू मेड इन फैक्ट्रीज। उस टाइम में फैक्ट्रीज में बनने शुरू हो गए थे ड्रग्स। फिर हमारा थर्ड एरा आया, दैट इज़ क्लिनिकल एरा। ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी आया, यानी कि 1950 के बाद। तो इसमें क्या था? फार्मासिस्ट ने लर्न किया क्लिनिकल फार्मेसी। दे स्टडीड हाउ ड्रग्स वर्क इनसाइड द बॉडी, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि जब हम दवा ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी में दवा जा रही है, तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ADM में कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये पूरा हम स्टडी करने लगे। फिर फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या था? मेडिसिन्स वर मेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अभी फैक्ट्रीज़ में स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ कि लार्ज क्वांटिटीज़ में मेडिसिन बननी स्टार्ट हो गई। और इसमें क्या था? यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स, केमिकल सिंथेसिस एंड इंजेक्शंस इंक्रीजेस। इसमें हम किस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करने लगे? ज़्यादा होने लगा, स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो करने लगे, केमिकल सिंथेसिस का यूज़ ज़्यादा होने लगा, और इंजेक्शंस भी काफ़ी बनने लगे। फिर आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल केयर एरा। इसमें क्या है? फार्मासिस्ट हेल्प्ड पेशेंट्स गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम देयर मेडिसिन्स। मतलब फार्मासिस्ट का एक और काम क्या हो गया कि फार्मासिस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट्स को कि उन्हें बेटर रिजल्ट मिले। उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनसे पूछते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आया, अगर आया तो ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए प्लान बताते हैं, डॉक्टर्स से कंसल्ट कराते हैं। ठीक है, फोकस ऑन करेक्ट एंड सेफ यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग्स, और उन्हें सही तरीके से और सेफली दवा लेने के तरीके बताते हैं कि पेशेंट जो उसे प्रिस्क्राइब ड्रग्स मिली है उसे अच्छे से कंज्यूम करे, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली हो पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आया है तो आप लाइक एंड शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है यू कैन कमेंट डाउन, और अगर अच्छे से समझ आया है देन ऑल्सो यू कैन कमेंट कि हाँ हमें ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया है। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस इन इंडिया, जिसमें हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस वगैरह आ जाती हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।